Hello students, how are you all? Hope all of you are well. This video is specially for NTSC students. आप लोग जानते हैं NTSC का पार्टिसिपेंट्स बनने से पहले आप लोगों को मतलब सब्जेक्ट्स के पूरा नॉलेज होना चाहिए। कोई भी आज जैसे जस्ट सपोज कीजिए अगर आप ओलंपिक गेम्स में कोई भी गेम हो और आप ओलंपिक गेम्स के लिए सेलेक्ट हुए तो आप समझ सकते हो कि आप किस लेवल के प्लेयर हो। सिमिलरली कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कोई बच्चा उस लायक अपने आप को समझता है तो उसे उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप सब A1 ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, सब 95 से ऊपर लाने वाले या 90 से ऊपर लाने वाले बच्चे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत हमें बाकी चीज़ों से ज़्यादा करनी पड़ती है। ये वीडियो ये लेक्चर जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये स्पेशली क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड है। जो क्लास 10 में आप लोग पढ़ते हो उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मत सोचना कि क्लास 10 का NCERT पढ़ लिया तो हम लोग NTSC निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। उसके लिए आपको क्लास 11 के भी कुछ नॉलेज लेने पड़ते हैं। सिर्फ क्लास 10 के नॉलेज तक हम लोग सीमित रह जाएंगे तो और सोचेंगे कि हमारा NTSC क्रैक हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं जानता हूँ कि आप सब A1 95, 96, 97 परसेंटेज लाने वाले बच्चे, लेकिन फिर भी अगर आप NTSC का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब ऑलरेडी एलिजिबल हो NTSC के लिए, तब जाकर के आप लोग NTSC बैच में आए हो, राइट। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। आपको फटाफट आएगा दिमाग में क्वेश्चन, सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, थोड़ा उसका एक बायोडाटा मिल जाता है, एक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ने से पहले कि कार्बन क्या है, वो क्या सब कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ना है। तो जो भी टॉपिक्स आपके NCERT बुक्स में है उसका थोड़ा डीपली नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो मैं एक बायोडाटा बनाया हूँ कार्बन का, जैसे हम लोग अपना बायोडाटा बनाते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या है, हम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, क्या सब पढ़े लिखे हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, उसी तरह से ये कार्बन का बायोडाटा आप कह सकते हैं। ये कार्बन के बारे में सारी जानकारियाँ हैं आपको कि कार्बन क्या है, कार्बन के पास क्या सब प्रॉपर्टीज़ है और क्यों ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 NTSC चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों इस लेक्चर में कार्बन का सबसे पहले हम लोग उसके क्वालिटीज, उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या है, व्हाट इज कार्बन? कार्बन इट इज एन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम सब जानते हैं कि अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स पाए गए हैं जो हम लोगों की पीरियोडिक टेबल में पता है, जिसमें एक एलिमेंट है कार्बन जिसका एलिमेंटल सिंबल C होता है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, द एलिमेंटल सिंबल ऑफ कार्बन इज C। एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। उसके बाद है एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस दोनों का सम कर दीजिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों नंबर को सम कर दीजिएगा तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। जनरली कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हमारे पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है। अब बोलोगे सर ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो बच्चों कोई भी एलिमेंट्स जो है 100% फॉर्म में नहीं होता, उनके कुछ ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन C12, C13 और C14 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ये 3 तरह के कार्बन हैं, 12, 13 और 14। तो ये 12, 13, 14 उनके एटॉमिक मास हैं। सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो यहाँ पर ये तीनों जैसे C12, C13, C14, C12 जो है 98% एग्जिस्ट करता है, C13 जो है 1.8% एग्जिस्ट करता है और C14 100 में से बाकी दोनों को जोड़ करके 0.002% जो है हमारा C14 एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये तीनों एलिमेंट्स जितने भी परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं उसका अगर हम एटॉमिक एवरेज निकालेंगे, एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो वही उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास ही 12 है। तो ये एटॉमिक मास है। किसी भी एलिमेंट्स का अगर आप पीरियोडिक टेबल में जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स देखते हो वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है। देखना आप लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है। तो 1.008 का मतलब हो गया ये हाइड्रोजन के प्रोटियम, डिट्रियम और ट्रिटियम ये तीनों आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन के तीनों आइसोटोप्स C612, C613 और C614 को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फर्स्ट सेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकेंड सेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जिस एलिमेंट्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी या तो गेनिंग की या लूजिंग की, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन को और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो कार्बन कैन एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स C4+ आल्सो एंड C4- आल्सो। अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए, C4- दे दिया जाए, तो वो नियन का कन्फिग्रेशन गेन करता है। नियन जो एक नोबल गैस एलिमेंट है। अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो हीलियम का कन्फिग्रेशन करता है जो कि एक नोबल गैस है। तो यहाँ पर कार्बन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, C4+ में भी, C4- में भी। तो बच्चों कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है। कार्बन की वैलेंसी एक जगह 2 भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन +2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन किस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं? तो बच्चों पहले हमें बॉन्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से ऐसे ही नहीं बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स की आवश्यकता होती है और वो फोर्स होता है कि क्यों हम बॉन्ड बनाएंगे। तो एलिमेंट्स अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है तो उसका नेचर है कि 4 एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए वो शेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं ताकि जो एलिमेंट्स के साथ वो शेयर करे उस एलिमेंट्स का भी नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन का नेचर ऑफ बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड के टाइप्स, अब आपके पास होगा कि सर ये बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं। तो बच्चों अगर सिंगल बॉन्ड, कोई भी 2 एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और कोई भी एलिमेंट्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर अभी तो आपने कहा था आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड
किस तरह के बॉन्ड्स शेयर करते हैं, सिग्मा या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों हर एलिमेंट्स का, एटम्स का एक फॉर्म होता है, वो साइडवाइज ओवरलैप करते हैं या हेडवाइज ओवरलैप करते हैं। तो अगर साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो साइडवाइज ओवरलैप के रूप में वो जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और हेडवाइज ओवरलैप के रूप में वो जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, या लेटरल के फॉर्म में वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो कार्बन जो है वो जनरली साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है, इसीलिए वो जो है सिग्मा बॉन्ड, और अगर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो सिग्मा और पाई दोनों एग्जिस्ट करेगा। जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का मतलब हो गया कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ, CnH2n+2, ये अल्केन का केमिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। CnH2n, यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें एक बॉन्ड उनका सिग्मा है और दूसरा जो है उनके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CnH2n होता है, जिसको हम लोग अल्कीन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक और होता है जिसको हम लोग अल्काइन कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बॉन्डों के साथ जुड़ा होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड, ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन के जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम लोग, पहला डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। जनरली बहुत सारे होते हैं, अगर मैं बात करूँ चारकोल भी उसका एक इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हो चारकोल हो गया, बर्कमैन फ्रिंडल्स हो गया, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को जनरली याद रखना है डायमंड और ग्रेफाइट, जिसमें डायमंड इज अ गुड कंडक्टर। सिर्फ और सिर्फ कार्बन का यही एक इलेक्ट्रॉन है जो नॉन मेटल होते हुए भी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करता है, बाकी कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। क्योंकि जब डायमंड का शेप आप देखोगे तो उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड्स में होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में एक जगह कार्बन डबल बॉन्ड में होते हैं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड में 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए अगर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर ग्रेफाइट में हम देखें तो 3 कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन चौथा कार्बन जो दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं वो डबल बॉन्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, जिस कारण से एक पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस कारण से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है और डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता है। वैसे कहा जाता है डायमंड इस दुनिया का सबसे कठोर धातु है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट या सब्सटेंस आप कह सकते हैं कि जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इस पृथ्वी पर है वो है डायमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कार्बन के बारे में जानना है। कार्बन नेचर में कितना परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है और एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें 0.02% और अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.03%। ये कार्बन का नेचर है। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर कार्बन के बारे में आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन कार्बन का जो आप रंग रूप है अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, थोड़ा अगर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा हम लोगों के लिए। डेफिनेटली बच्चों मैं आप लोगों के लिए कार्बन के कुछ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करूंगा, नो नीड टू वरी। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे मगर मैं इथेन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इथेन C2H6, ये इथेन है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा कार्बन भी 1 2 3 4 7। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर आप इसमें निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। तुम बोलोगे कि सर टोटल 8 होना चाहिए क्योंकि एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो बच्चों दूसरा कार्बन जो है पहले कार्बन से अटैच है, इसीलिए
और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें हम लोग, तो कार्बन जनरली इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। याद रख लेना बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, तो इनका जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा वो sp3 होगा, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और 3 p ऑर्बिटल्स। आप बोलोगे सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से जब कोई भी दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो एक इम्प्योर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिस इम्प्योर ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो बच्चों ये कार्बन के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी जो हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जानकारी दिया हूँ कार्बन के बारे में। अब कार्बन किस तरीके से, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ किस तरह बॉन्ड्स बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होगा, वो सारा कुछ बताऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोटबुक में लिख लीजिए। बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था एलिमेंट्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके अपने सेंट्रल एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन है। देख लीजिए यहाँ पर कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने यहाँ पे क्रॉस से डिनोट किया है और हाइड्रोजन के यहाँ पे डॉट से मैंने लिखा। तो यहाँ पर कैसे कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके अपना डुएट को कंप्लीट कर लेता है। उसी तरह ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लेता है, उसी तरह ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लेता है और उसी तरह ये हाइड्रोजन। कार्बन क्या करता है, इन चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों, इस तरीके से आप देख लीजिए स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन भी अपना डुएट कंप्लीट कर रहा है और कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, उनके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे आ जाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उनके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों ऑक्सीजन एटम के लास्ट सेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो ये ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे देख लीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5। कहोगे सर ये आपने डॉट लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा। तो बच्चों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, पहले तो आप इसका बॉन्ड का कंप्लीट कर लीजिए। 5 और 3 ये आपस में शेयर करेंगे, 5 और 3 को 8 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को भी मिल जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को भी मिल जाएगा। तो अब आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पे डॉट। तो बच्चों एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स, 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलोगे सर ये क्या होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए
ऑक्सीजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और सिंस वो पेयर में होते हैं इसीलिए उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या कहा जाता है बच्चों? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयर में इसको गिनेंगे, यहाँ पर वन लोन पेयर है, ये सेकेंड लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फिर से आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जिसको नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर क्या पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है तो आप कहते हैं कि रिपेल करते हैं। यू नो वेरी वेल, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को भी रखोगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? इसका जनरल एग्जांपल मैं आप लोगों को मैग्नेट से समझाता हूँ। दो मैग्नेट्स को ले लीजिए और मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाइए, तो देखिएगा नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, ऐसे धक्का देगा, या साउथ पोल को मिलाएंगे तो फिर वो भी एक दूसरे को धक्का देगा। तो इससे क्या आपको समझ में आता है? सिमिलर चार्ज रिपेल करता है और डिसिमिलर चार्ज नॉर्थ और साउथ को मिलाओ तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा। तो डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ये एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाते हैं तो रिपल्शन तो होगा ना सर? बॉन्ड कैसे बना सकते हैं? रिपल्शन हो रहा है तो फिर बॉन्ड कैसे बनाएगा? नाइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रिपल्शन होता है। रिपल्शन किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर तीन तरह का इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, देख लीजिए यहाँ पर लोन पेयर और नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, लॉन पेयर होगा। और तीसरा जो होगा वो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोई भी एलिमेंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ वाटर H2O, हाइड्रोजन। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मेरा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन का एक इधर, दो इधर और दो लोन पेयर, एक टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये तो आप ऐसे भी बना सकते थे, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया? बच्चों यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपस में रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि लोन पेयर और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है। द मैक्सिमम रिपल्सन इज बिटवीन द लोन पेयर, उससे कम रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर क्योंकि वो बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, जिस कारण से वो रिपेल नहीं करता। तो बच्चों ये रिपल्शन थ्योरी है। तो अभी आपने सीखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच में रिपल्शन, कौन से एलिमेंट्स में कितना रिपल्शन। तो ये था हमारा लिविस डॉट स्ट्रक्चर का कि किस तरह से कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और उनके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाए। तो इस तरीके से आप कोई भी केमिकल कंपाउंड का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बच्चों अगर आप लोगों को ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप लोग नीचे में कमेंट कर सकते हैं कि सर आई एम फीलिंग डिफिकल्टीज व्हाइल मेकिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये फर्स्ट लेक्चर में जितना भी आपने डिटेल्स कार्बन और उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में लिया वो आपको बहुत ही ज़्यादा 11th में हेल्पफुल होगा। तो बच्चों आशा करता हूँ ये जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का NTSE का, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है 11th के लिए। आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हो आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें, क्लास 10 का स्टूडेंट होना और NTSE का स्टूडेंट
ये अपने आप में बहुत 11th का समझ लीजिए, जो स्टूडेंट 11th कंप्लीट करता है और जो स्टूडेंट 10th में होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट। जो NTSC का क्लास 10 का स्टूडेंट है और जो 11th क्लास का साइंस का स्टूडेंट है, दे बोथ आर इक्वल। थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना होगा, इसीलिए मैंने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर की है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पैंडेमिक सिचुएशंस में एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।